कोरोना से तो लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन अन्य बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद कई तरह की बीमारियां, खासकर सर दर्द, माइग्रेन और मानसिक रोग लोगों को हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर खास मेहमान है, देश के जाने माने डॉक्टरों में से एक, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निमेश जी देसाई। देसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार तरुण भाई। सर, किस तरह के मरीज आ रहे हैं आपके अस्पताल में इस समय? ऐसा है तरुण भाई कि अस्पताल में मरीज आ रहे हैं दो तीन प्रकार के। सबसे पहले जो पहले मानसिक रोगों का इलाज करवा रहे थे उनमें रिलैप्स और रिकरेंस अगर हो रहा है तो एक तो वो है बड़ा सेटअप का, और ये हम आम जनता तक भी आपके द्वारा माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे, और खासकर उन परिवारों तक पहुंचाना चाहेंगे जिनके मित्रगण में परिवार में कोई पहले व्यक्ति था जिसको मानसिक रोग का इलाज चल रहा था। हर ऐसी आपदा में अब ये रिसर्च एस्टैब्लिश है कि पुराने जो मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा था उनका रिकरेंस और रिलैप्स सबसे ज्यादा केंद्रित करना चाहिए हमें ध्यान, इसलिए कि एक तो तनाव हो गया, दूसरा शायद सर्विस में ट्रीटमेंट में ब्रेक हो गया, तो जो पुराने इलाज चल रहा था उसमें ब्रेक हो गया और तनाव हो गया, इसलिए रिकरेंट रिलैप्स होता है। ये एक है। दूसरा, जो गंभीर मानसिक बीमारियां, स्किज़ोफ्रेनिया और मेनिया जैसी। दूसरे, जो डिप्रेशन और तनाव के पुराने मरीज थे, पहले कभी इलाज करवाए थे, वो ठीक हो गए थे, उनमें फिर रिलैप्स हो रहा है। तीसरा, जिनपे प्रत्यक्ष रूप से कोविड की बीमारी का, कोविड महामारी के डर का या उसके जो आर्थिक असर है उनके कारण मानसिक असर हो रहे हैं और वो अपने आप को लाचार पाते हैं आम जीवन को संभालने में। तो ये तीन मेजर ग्रुप्स हैं जो इबास में और ऐसे किसी भी अस्पताल में देखे जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि तरुण ऐसा है जैसे आप समझते हो और हमारे सारे श्रोता समझेंगे। अस्पताल में देखे जाते हो एक प्रकार के मरीज हैं, सब लोग अस्पताल तक पहुंचते नहीं, है ना। कुछ ही लोग अस्पताल तक पहुंचते हैं। हालांकि हम ये चाहेंगे कि कोरोना महामारी बहुत एक बड़ा अभिशाप रहा है, लेकिन हर अभिशाप में, हर ऐसी आपदा और विपदा में कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती हैं। और एक पॉजिटिव चीज हर समाज के लिए विश्व भर में, खासकर बढ़ते समाज में जो हुई है वो ये है कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है और जो स्टिग्मा था, जो कुंठा थी, वो कम हुई है। तो अब और ज्यादा लोग समझने लगे हैं कि हम सबको अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। अगर मानसिक रोग हो तो इलाज करवाना चाहिए और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो जैसे सफाई का एक बड़ा फायदा हुआ है, उम्मीद यह है कि व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से हम सब समझेंगे कि सफाई का और स्वास्थ्य का बहुत संबंध है। उसी प्रकार मानसिक रोग और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नेगेटिविटी कम होकर पॉजिटिविटी बढ़े और लोग आगे आए इलाज के लिए, मदद के लिए, ये एक फायदा है जिसका पूरा असर अभी समाज में हुआ नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके माध्यम से, आपके द्वारा मैं आम को ये विनती कंधे कर सकूं कि भाई महामारी हो गई, महामारी के बाद मानसिक तकलीफें हम सबकी बढ़ गई, हम चिंतित हो गए, टेंशन हो गई। उस टेंशन को अब सही इस्तेमाल करें कि जहां जहां कोई मानसिक रोगी है, जहां जहां कोई मानसिक तकलीफ में व्यक्ति है, उसको इलाज के लिए, मदद के लिए आगे आना चाहिए। पिछले अगर 4 से 5 महीनों की बात की जाए तो 1.5 गुना मरीज बढ़े हैं मानसिक रोगों के, डिप्रेशन के। ये लेख एक पब्लिश हुआ था। कितनी इसमें सच्चाई है? क्या वाकई में मरीज बढ़े हैं पिछले 4 से 5 महीने में? ये होता था कि जैसे मैंने पहले कहा, एक बार फिर कहूंगा थोड़े दूसरे स्वरूप में, ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, ज्यादा मानसिक बीमारियां सामने आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मानसिक बीमारियां जरूरी हो बढ़ी है। दो मुख्य कारण हैं। जो पहले हिडन थे, जो पहले सामने नजर नहीं आते थे, जिसको अंग्रेजी में टेक्निकल भाषा में ट्रीटमेंट गैप कहा जाता है, वो मरीज अब पहचानने लगे। और जैसे मैंने अभी कहा,
कुछ समय पहले, लोग अब बेझिझक सामने आ रहे हैं। तो एपरेंट इंक्रीज है, क्या रियल इंक्रीज है या नहीं है, यह हमें शायद आंकड़ों के लिए वेट करना चाहिए। एक मुद्दा जरूर मैं यहां कहूंगा कि हम सब एक बार फिर गौर कर लें, बहुत जगह ये बात होने लगी है पिछले कुछ महीनों में, हफ्तों में। विश्व भर का आंकड़ा है मानसिक बीमारियों का करीब 25%, विश्व समाज के लिए। भारतीय समाज के लिए वो आंकड़ा है करीब 10%। तो एक अच्छी खबर यह है सबसे पहले कि विश्व समाज के बनिस्बत मुकाबले हमारे यहां मानसिक बीमारियां कम है। 100 में से 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मानसिक बीमारी है और जिनको इलाज से मदद की जा सकती है। ये तो एक आंकड़ा है। लेकिन जो दूसरा महत्व का आंकड़ा वो ये है कि उन 10 में से सिर्फ 2 व्यक्ति कहीं मानसिक स्वास्थ्य इलाज के लिए पहुंचते हैं। 8 व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचते इलाज के लिए, सामाजिक कारणों से और दूसरे कारणों से। तो वो जो 80% ट्रीटमेंट गैप है, 100 में से 8 या 10 में से 8 जो पहले कहीं नहीं पहुंच रहे थे, वो ऐसी महामारी के बाद अब आगे आने लगे। तो लगेगा ऐसे कि जैसे बीमारी का दर बढ़ गया है, लेकिन वो नहीं हुआ है। मैं ये जरूर मानूंगा कि पूरे महामारी के दौरान और खासकर दूसरी लहर के बाद मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफें बढ़ी हैं। यहां फर्क करना चाहेंगे हम, मनोवैज्ञानिक या मानसिक तकलीफ, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को समझा जाए अलग थलग मानसिक बीमारी से। तो एक बार फिर कहूंगा, बार बार कहें, समझाना जरूरी है हमारी जनता को, मानसिक बीमारियों का दर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ये अभी हमें आंकड़े वेट करना पड़ेगा। मानसिक तकलीफ जैसे हम सब जानते हैं सबकी बढ़ी है, सब परेशान है, सब चिंतित थे। खासकर दूसरी लहर के बाद कोई शायद अछूता नहीं रह गया है जिसको मानसिक तकलीफ ना हुई हो। या तो परिवार का या मित्रगण का कोई नजदीक का व्यक्ति खोया किसी ने, या किसी को आईसीयू का या अस्पताल का बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, ये सब बातें हुई। मानसिक परेशानी बढ़ी है, मानसिक बीमारियां ज्यादा सामने आ रही हैं। जरूरी नहीं है कि आंकड़े बढ़े हों। हाँ सर, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, क्योंकि आप डायरेक्टर भी हैं इब्हास के, कि कोरोना से तो लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो अन्य बीमारियां हैं, कई तरह के मामले सामने देखे आ रहे हैं कि लोगों को लंबे समय तक सर में दर्द रहना, माइग्रेन, रात को नींद न आना, इस तरह की बीमारियों में इजाफा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है? के पीछे कारण 2-3 है तरुण अगे। एक तो ये कि जो जो विषाणु है, जो वायरस है कोरोना का, वो शरीर के हर अंग पर असर करता है। किडनी हो, हार्ट हो और कोई अंग हो, फेफड़ों पे तो जाहिर है करता है, ब्रेन पे भी असर करता है। तो एक तो है डायरेक्ट ब्रेन पे जो विषाणु का असर होता है। दूसरा, चूंकि माइंड ब्रेन से ऑपरेट हो रहा है, जैसे हमने अभी बात की, जो मानसिक असर हो रहे हैं। तीसरा, जो आर्थिक और सामाजिक हालात मुश्किल हो रहे हैं, उसका असर मन पे हो। तो तीनों कारणों से लेकर ये परेशानियां जरूर बढ़ रही हैं, जिसको अलग अलग रूप से देखा गया है। कुछ लोग इसको कहते हैं लॉन्ग कोविड। भाई, कोविड 2-4 हफ्ते में खत्म नहीं होके 3-4-6 महीना चलता है, जिसका सबसे बड़ा असर ब्रेन और माइंड पे होता है। इसको एक ये देखा जाए। दूसरा कहा जाए पोस्ट कोविड स्ट्रेस सिंड्रोम, कोविड के बाद तनाव की जो तकलीफ है। मैं खुद गुजर चुका हूं, मैं पॉजिटिव हुआ था, जैसे आपको याद हो, करीब 3 महीने पहले। तो मैं अपने अनुभव से बताऊं, मेरे बहुत डॉक्टरों के साथियों के अनुभव से बताऊं, कुछ शारीरिक थकान, कुछ कमजोरी, कुछ इनिशिएटिव की कमी और चिंता और नेगेटिव थिंकिंग होती है, हो सकती है। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि हम उसको कैसे खुद या परिवार की और मित्र की मदद से ओवरकम करें। आमतौर पे यह तकलीफ 2-4 महीने कुछ व्यक्तियों में रहेगी, अगर हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नींद ठीक करें, खाना पीना स्वस्थ रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो ये 2-3 महीने में ये तकलीफ खत्म हो जाती है। हाँ, कुछ मरीज हमारे पास जरूर आने लगे हैं जिनको ऐसी तकलीफ बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। हो सकता है कभी कभार डिप्रेशन हो जाए, सुसाइडल रिस्क भी हो, आत्महत्या के विचार आए, ये भी संभव है। एक चीज सर ये जानना चाहूंगा कि जो मानसिक रोग हैं वो किस
कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसकी पहचान है, ताकि जनता में ये एक मैसेज जा सके कि उसे मानसिक रोग है या नहीं है और इसकी पहचान क्या है। हाँ, एक तो है जैसे आप और हम पहले बात कर चुके हैं, जो गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, साइकोसिस जिसको कहते थे, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, पैरानॉइड डिसऑर्डर्स, जिसमें इंसान को इंसाइट नहीं रहती, सुध नहीं रहती, तो उसे और कोई व्यक्ति इलाज तक ले जाता है कि भाई देख तुझे इलाज की जरूरत है, हम तुम्हें इलाज के लिए ले जाते हैं। दूसरा होता है जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स है या न्यूरोसिस है, पहले कहते थे, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, जहां इंसान खुद सफर कर रहा है। अब महत्व की बात हो गई है महामारी के बाद, वो दो तीन है। जो पुराने साइकोसिस के मरीज हैं उनको रिकरेंस रिलैप्स हो रहा है, ये मरीज जो हमारे पास आने लगे, हमारे खुद के फॉलोअप मरीज या दूसरे अस्पतालों के। दूसरा, जिनको डिप्रेशन एंजाइटी थी उसमें और नेगेटिव हो गई पिक्चर। तीसरा, एक्यूट स्ट्रेस, जो शॉर्ट टर्म का तनाव है वो। चौथे, जो हमने अभी बात की, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, ब्रेन और माइंड पे जो कोविड के कारण असर होता है। तो तीसरी और चौथी कैटेगरीज जो है ये पिछले 6 महीने 1 आध साल की नई है महामारी के परिणाम रूप। सर, जब मैं आपका कई लोगों को बताया कि मैं डॉक्टर निवेद देसाई का इंटरव्यू करूंगा, तो उन्होंने कुछ सवाल कहे थे आपसे पूछने के लिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोविड हुआ है, उनके साथियों में कई इस तरह के भी हैं कि उन्हें आत्महत्या जैसे ख्याल आ रहे हैं, तो वो क्या करें? आत्महत्या के ख्याल आना, विचार आना अपने आप में एक लाल बत्ती है। सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, यकीनन डॉक्टरी रूप से वो एक रेड बल्ब है, इमरजेंसी माना जाए उसको। जो नैतिक विवाद है वो छोड़ देते हैं, जो फिलोसॉफिकल डिबेट है कि क्या भगवान ने, कुदरत ने जो जीवन दिया है वो खत्म करने का हमें हक है या नहीं है, वो विवाद अलग हो गया, कानूनी फिलोसॉफी। लेकिन प्रैक्टिकली, सोशली, एथिकली, डॉक्टरी रूप में वो एक इमरजेंसी है। तो हम अगर हमारे आसपास में किसी व्यक्ति को ऐसा पाते हैं और या हमें खुद ऐसे विचार आते हैं, तो हमें रेड बल्ब थोड़ा या कम से कम एम्बर येलो बल्ब जला लेना चाहिए। सावधानी की बात यह है वरुण, समझने वाली, कि फर्ज करें आपको या मुझे किसी और कारण से या कोविड के परिणाम रूप, कॉम्प्लिकेशन के रूप डिप्रेशन है, सुसाइड के विचार आ रहे हैं, तो क्या हम पसंद करेंगे कि कोई हमसे सीधा आके ऐसा बात करे, अच्छा भाई क्या मरने के विचार आते हैं, देख ऐसा नहीं करना? कोई पसंद नहीं करेगा मोटे तौर पे। तो ये ना करें। जो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं आमतौर पे सुसाइड असेसमेंट के, वो यहां और नाजुक तरीके से हमें लागू करने होंगे। अगर हमें मित्रगण में, काम के साथियों में या घर में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति लगे, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ संवेदनशीलता से, सहानुभूति से बातचीत शुरू करें। सीधे सुसाइड रिस्क के बारे में या आत्महत्या के बारे में सवाल पूछेंगे तो संभव है कि वो और नेगेटिव हो जाएगा, वो शायद आपसे बात करेगा नहीं। तो सबसे पहले बात एक आम मित्र के रूप में शुरू करनी है। फिर उनको ढाढ़स देना है कि अगर आपको तकलीफ हो रही है तो इसके लिए मदद संभव है, क्या आप मदद चाहेंगे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, या हम आपको किसी के पास ले जाएं जहां मदद हो सकती है। तीसरे, कभी भी गलती से उसको चैलेंज नहीं करना है कि अच्छा ऐसे विचार आते हैं, करके दिखा, देखते हैं तू कैसे करता है। आम जनता में, मित्र भाव में, अपनी सहजता में हम ऐसा कर देते हैं, वो कतई नहीं करना है। उसे चैलेंज करके या कॉन्ट्रडिक्ट करके नेगेटिव फीलिंग जो है उसकी बढ़ानी कतई नहीं करना चाहिए। चौथी बात, उस व्यक्ति को सपोर्ट करें, मदद करें, वो तय कर सके कि हां जी मैं मदद चाहता हूं, लेकिन बहुत पुश नहीं करना है। जितना पुश करेंगे, जितना ज्यादा दबाव डालेंगे, वो व्यक्ति और रेजिस्टेंट हो सकता है। तो अगर बहुत गंभीर समस्या लगे तो पुलिस की या और किसी की मदद लेके किसी व्यक्ति को जबरदस्ती लाना पड़े, जरूर लाएं। मोटे तौर पे मित्रों का और परिवार के सदस्यों का या काउंसलर्स का फर्ज ये होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, सुसाइडल है, तो उसको सपोर्टिवली समर्थन करके, उम्मीद जता के मदद ऑफर की जाए
और धीरे धीरे उसको कन्विंस किया जाए कि वो मदद के लिए राजी हो जाए। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी अगर हम लोग सब कर सके। बहुत सारी जानें बच सकती हैं ऐसे करके। देसाई जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि बच्चों के जो पेरेंट्स है उनसे अक्सर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि पिछले 2 सालों में बच्चों में खासकर मानसिक रूप से बीमारियां बढ़ी हैं, बच्चे गुमसुम रहने लगे हैं, अपने आप में रहने लगे हैं। उसके पीछे क्या कुछ कारण है? कारण कारण हम सब समझते हैं, एक बार फिर समीक्षा कर लें। बच्चों में और किशोरों में शारीरिक और मानसिक एनर्जी इतनी होती है कि वो उसका कहीं ना कहीं आउटलेट चाहते हैं। तो शारीरिक एक्टिविटीज तो 1-1.5 साल से करीब सब बंद है। मानसिक एनर्जी को थोड़ी आउटलेट मिल जाती है वर्चुअल वर्ल्ड में, लेकिन वो भी काफी नहीं है। तो वो जो एनर्जी सप्रेस्ड है वो एक कारण है। जो वैविध्य है, जो वैरायटी मिल जाती है मुझे एक किशोर मानस में या बच्चे के मानस में कि मैं दिन में 4 चीजें अलग कर लूं, वो भी कम हो गया है। तीसरे, फिक्र है, चिंता है, टेंशन है बच्चों को भी या किशोरों को, खुद के बारे में और अपने परिवार के बारे में। टेलीविजन पे देख के, सोशल मीडिया में देख के, लोगों की बात सुन के बच्चे और किशोर अक्सर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, व्यक्त ना करें, लेकिन उनको बहुत टेंशन होती है अपने लाइफ के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में और अपने अभिभावकों के बारे में। तो हम इसको पहचानें, क्या किया जाए ये अगर बात करें तरुण, सबसे पहली बात, जैसे हमने बाकी वयस्कों के लिए कहा वही यहां और लागू होगा। बच्चों को या किशोरों को अगर हमें लगे कि वो मानसिक रूप से परेशान है, उदासीन है या टेंशन में है, तो सीधे सवाल बहुत कम रंग लाएगा। हमें उस बच्चे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात करना पड़ेगी। जैसे 6-7 साल से कम के जो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, वहां तरुण एक होता है प्ले रूम टेक्निक। भाई खिलौनों से खेले, कागज कलम लेके ड्राइंग कुछ करी, वहां जो उस बच्चे की भावनाएं हैं, जो अंदेशे हैं, डर है, वो व्यक्त हो जाएंगे। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है 6-7 साल से 10-12 साल तक का, तो अगर हो सके तो बच्चों को साथ देखें, थोड़ी बातचीत हो सके। हाँ, अगर 12-13 साल से बड़ा बच्चा है या किशोर है तो उसे कोशिश जरूर की जा सकती है सीधी बातचीत करने की। लेकिन मैं बार बार कहूंगा, बच्चे, किशोर, वयस्क या बुजुर्ग हो, जो व्यक्ति परेशान है, वहां पे सीधा इंक्वायरी जैसा, पुलिस इंक्वायरी जैसा और इंट्रोगेशन जैसा, चाहे अच्छे इरादे से हम बातचीत शुरू करेंगे तो वो अक्सर नेगेटिव रिजल्ट लाएगा। और ये इसलिए बार बार कहना जरूरी है तरुण कि हर समाज की अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव्स होती हैं। हमारे समाज में ये है कि हम व्यक्ति विशेष की इज्जत कम करते हैं। घर के जो बड़े हैं खासकर, है ना, वो अच्छे इरादे से उस व्यक्ति को पॉजिटिव मोटिवेशन करने के लिए टीका भी कर देंगे। अरे यार क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक है, तू क्यों उदास है, क्या कारण है उदास होने का, कोई कारण नहीं है। ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति की उदासी और परेशानी बढ़ेगी, ये पूरी संभावना है। तो बार बार ये कहा जाए कि सहिष्णुता से, संवेदनशीलता से उनसे बात करना होगी। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसके पीछे जो कारण है आपने जिस तरह बताया कि पिछले 2 सालों में स्कूल बंद रहना, पार्क बंद रहना, बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी थी उस पर रोक लग जाना, ये कारण मैं समझ पा रहा हूं कि इसके पीछे ये भी एक बहुत कारण है। और अब जो परिवारों पे आर्थिक असर हो रहा है, भाई बहुत सारे परिवारों की जो आर्थिक क्षमता है वो घट गई, तो माँ बाप या अभिभावक जो कुछ दे पाते थे वो शायद न दे पाए। घर खर्च में या रसोई में या रोजाना जीवन में रोक लग गई, और बच्चा वो जो खास समझ नहीं पाता। बच्चे को खिलौने चाहिए थे तो मिल रहे थे, भाई मॉल जा रहे थे हर हफ्ते दर हफ्ते एक बार, वो नहीं जा पा रहे हैं, है ना। पॉपकॉर्न लेके वहां मूवी देखते थे पीवीआर में, वो नहीं देख पाते। तो ये जो आर्थिक असर है समाज पे, उसके मानसिक असर पूरे समाज पर और बच्चों पर, किशोरों पर अब देखने में आएंगे। तो अब हमें सावधान रहना जरूरी है। हम बड़ों को तो तरुण ये कह सकते हैं कि भाई सादगी थोड़ी अपना लीजिए, न सिर्फ स्वस्थ और स्वच्छ जीवन निभाइए, लेकिन सादगी भी थोड़े समय के लिए अपना लीजिए, चाहे आर्थिक क्षमता कम हो जाए। लेकिन बच्चों को ये कहना और समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। सर,
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी करी है कि अगस्त सितंबर तक तीसरी लहर आ जाएगी। तीसरी लहर कब आएगी? और तीसरी लहर के सुनते ही जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनमें एक टेंशन का माहौल हो गया है। हम्म। पहली बात यह है कि वैज्ञानिक रूप से, डॉक्टरी रूप से ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है कि बच्चों पे इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, हुआ था, या उन पे असर गंभीर हो रहा। ये बनी बनाई बात हो गई है। कोई ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण अभी तक है नहीं। हाँ, जो बच्चे पहले शायद नजर में नहीं आए थे, वो अब सेकंड वेव में, दूसरी लहर में नजर आने लगे, सेकंड थर्ड वेव में शायद ज्यादा नजर आ जाए, ये संभव है। सबसे गंभीर बात यह है तरुण जी कि विनम्रता से, पूरे सम्मान के साथ कहा जाए, दूसरी लहर भी आई या हमने लाई, ये सोचने वाली बात है। दिवाली और दिवाली के बाद त्योहारों में 2020 के अंत में और 2021 के शुरुआत में हम लोग पूरे विश्व में, खासकर भारतवर्ष में, इतने लापरवाह हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, दुख की बात है कि जितनी गहरी और गहन दूसरी लहर थी, जितना तनाव हम सबने भोगा, उसके बाद उम्मीद ये की जा सकती थी कि लोगों को याद रहेगा जिम्मेवारी का बर्ताव। लेकिन लगता है याददाश्त समाज में हमारे जरा कम है। वो लापरवाही है जो सहजता से आ जाती है। अभी भी जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स में, कस्बों में, शहरों में, आम जीवन धीरे धीरे बनना पड़ेगा, लेकिन वो गंभीरता से सारे जो एहतियात हैं, सावधानियां हैं, वो तो बरतनी पड़ेंगी, और वो शायद नहीं हो रही है। तो एक तो ये कारण है तीसरी लहर का। दूसरा है वेरिएंट, जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं विषाणु के, वो उम्मीद ये जरूर की सकती है। ये तो एक एस्पेक्ट था नेगेटिव। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि वैक्सीनेशन बहुत सारे तादाद में हो गया है और अभी भी चल रहा है। नेचुरल इम्यूनिटी भी इन्फेक्शन के कारण हो गई है। तो ये दोनों अगर बैलेंस करें तो उम्मीद ये की जा सकती है जरूर वैज्ञानिक रूप से और इंसानी रूप में कि तीसरी लहर आएगी भी तो कम होगी। और अच्छा हो अगर हम आज के बाद भी, अगर हम निजी रूप में और सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में जिम्मेवारी और निभाएं कि तीसरी लहर और माइल्ड हो जाए। ये हमारे हाथ में। सर, लेकिन जो पेरेंट्स में टेंशन का माहौल है उसको लेकर भी कुछ बताएं। उसमें इतना ही कर सकते हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करें, खुद उदाहरण बनके, कि जो सावधानियां वो बरतनी है पूरे महामारी के बारे में और महामारी के बाद के असरों के बारे में। एक मेरा मंत्र बड़ा क्लियर है, घबराने की न जरूरत है, न घबराने से कोई फायदा होता है। जो सावधानियां बरतनी है वो जरूर बरतनी है। अगर कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है तो उसका जितना बेस्ट इलाज हो सकता है वो करा सकते हैं। तो अगर एक मंत्र मैं खुद के लिए समझा हूं, हमारे अस्पताल के लिए समझा हूं, और थोड़ी छूट लूं समाज के लिए, मुझे जो समझ आती है, सावधानी, गंभीरता, लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और डर फैलाना नहीं है। सर, एक चीज और देखिए, विशेषज्ञों का यह मानना है कि कोरोना से जो लोग ठीक हो जाते हैं उसके बाद जो अन्य बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो हड्डी गलना हो, लीवर में फोड़े पड़ना हो, या फिर और किसी भी तरह की बीमारी हो, उसका एक कारण वो लोग स्टेरॉइड बताते हैं। अगर स्टेरॉइड से इतनी बीमारियां होती हैं तो फिर स्टेरॉइड दिया क्यों जाता है? देखिए तरुण, ऐसा है कि जो भी ऐसे इलाज है ना स्टेरॉइड जैसे, वो दो धारी तलवार है, डबल एज सॉर्ड है। कोरोना के कुछ केसेस में जहां फेफड़ों पे कुछ गंभीर असर हो रहा था या हो रहा है, वहां स्टेरॉइड जीवन बचा सकते हैं, राइट? लाइफ सेविंग हो सकती है स्टेरॉइड थेरेपी। लेकिन ऐसी कोई भी जो अक्सीर या रामबाण इलाज है, वो अगर हमारी आतुरता में, डॉक्टरों की तरफ से या अस्पताल की तरफ से आतुरता हो और ओवर यूज हो जाए, या कई बार व्यक्ति विशेष खुद या परिवार भी दबाव डालते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी ठीक होना है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें स्टेरॉइड दे दो, जो दुनिया में इलाज है सब दे दो। और डॉक्टर अगर उस दबाव में आके नैतिक रूप से, अगर जहां नहीं जरूरी है वहां स्टेरॉइड दे,
तो वो मुश्किल होगी। मैं एक मिसाल दूं हमारे फील्ड से, जो जो बहुत कुख्यात और बदनाम है शॉक थेरेपी, ईसीटी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोकंसल्टेटिव थेरेपी, मनोचिकित्सा में मनोरोग के लिए, वो 200-500 में से एक या दो तीन मरीजों के लिए लाइफ सेविंग है। ऐसा इलाज है जो और कोई इलाज नहीं अचीव कर सकता। लेकिन अगर जैसे निजी या सरकारी क्षेत्र में उसका मिसयूज या एब्यूज हो, इसलिए ईसीटी के बारे में गलतफहमियां फैल गई, वही स्टेरॉइड के बारे में हो रहा है। तो हम अंग्रेजी में अगर कहें, वी शुड नॉट थ्रो अवे दी बेबी विद दी बाथ वाटर, हमने बच्चे तो नहला लिया, हमने टब खाली करना है, वो जो गंदा पानी है वो फेंकना है, गलती से बच्चे को न फेंक दें। तो जो अच्छे अच्छे पहलू हैं स्टेरॉइड थेरेपी के, अगर उसको जिम्मेवारी से इस्तेमाल किया जाए, उसको हम पहचानें साइंटिफिक रूप से और डॉक्टरी रूप में, उसके ओवर यूज से बचें। और फिर भी अगर जान बचाने में स्टेरॉइड इस्तेमाल हुए और उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई, तो डॉक्टर से सलाह करके उसका जो मुनासिब इलाज है वो हो। जो नेगेटिविटी फैल जाती है ना, हाइप हो जाती है तरुण, वो बड़ी गड़बड़ है। स्टेरॉइड की वजह से कई लोगों की जानें भी गई हैं, ब्लैक फंगस हो, आंखें चले जाना हो, इस तरह की दिक्कतें भी आई हैं सामने। ये जरूर हुआ है। अब इसको भी हमें समझना पड़ेगा ना कि अगर जैसे मैंने कहा स्टेरॉइड लाइफ सेविंग है, उन केसेस में क्या मुनासिब यूज हुआ या नहीं हुआ। जैसे आप जानते हो डॉक्टरों में भी दो राय है। भाई कोरोना के 100 मरीजों में से क्या हम 50, 60, 70 को सबको स्टेरॉइड दे दें प्रिवेंटिव, या हम स्टेरॉइड उन्हीं को दें 10-20 मरीजों को जिनमें कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने लगी है। ये जो अंतर है स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट में, ये मायने रखता है। और अगर तीसरी लहर है, मैं एक कहूंगा जरूर अगेन पूरे सम्मान के साथ अरुण, जैसे दूसरी लहर में हुआ, मानसिक रूप से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति विशेष या परिवार या इवन डॉक्टर और अस्पताल घबरा से गए, तो हमारे पास जितने हथियार थे हमने खोल दिए और सबको सब दवाइयां दे दी। तो वो जो पैनिक रिएक्शन है वो फिर ये नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन लाता है। तो हमें चाहिए होगा कि हम पैनिक ना करें। अगर तीसरी लहर आती भी है मॉडरेट भी, तो जिसको जितना इलाज जरूरी है वो डॉक्टर पे छोड़ दिया जाए। एक आखिरी सवाल मेरा, आप देश के बड़े डॉक्टरों में से मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, लोग आपकी बातों को फॉलो भी करते हैं। इस समय जिस तरह एक तनाव का माहौल है लोगों के बीच में, आप क्या कुछ उनसे अपील करना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी मुस्कुराते हुए जिए, लेकिन जो आज की हालत है उसमें बिल्कुल उल्टा है, तनाव का माहौल है। आपसे अपील है कि आप कुछ कहना चाहें लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं, हमारे परिवार के और मित्रगण में और हमारे साथियों में अस्पताल में, आप जानते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। एक जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसको समझें और स्वीकार करें। एक मिसाल दे दूं तरुण, अगर जब मैं बेंगलोर से दिल्ली शिफ्ट हुआ या कोई पूना से दिल्ली शिफ्ट हो, वो कहे जी दिल्ली में तो सर्दियां और गर्मियां बहुत ज्यादा होती है, तो भाई वो तो होगी। अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूं तो सर्दी भी ज्यादा होगी, गर्मी भी ज्यादा होगी। तो अगर मैं 2020 में और 21 में जी रहा हूं तो महामारी एक सच्चाई है। मैं उम्मीद करूं कि 1985 में और 1990 में जो सच्चाई थी वो हो, ये तो नहीं होगी। तो यथार्थ और सच्चाई स्वीकार करें। पूरी मानव जाति एक महामारी से गुजर रही है, उसको हमें झेलना पड़ेगा। जो सावधानियां वो बरतनी पड़ेंगी। अगर लापरवाही करेंगे तो न सिर्फ खुद का नुकसान करेंगे, समाज का, दूसरों का नुकसान करेंगे। साथ साथ ये मौका है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली अपनाने की तरफ तय कर लें। एक बार फिर कहूं, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से। जैसे हम जानते हैं स्वच्छता और स्वास्थ्य बर्ताव, हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में हमारे यहाँ थोड़ा कम रही है समझ और आतुरता। ये मौका है कि न सिर्फ विश्व समाज, लेकिन हम भारतीय समाज में ये समझ लें कि स्वस्थ और स्वच्छ जीवन शैली बहुत मदद करेगी अपने स्वास्थ्य में। तीसरे, जैसे मैंने बार बार कहा, नेगेटिव थिंकिंग या घबराहट या पैनिक रिएक्शन कोई मदद नहीं करता है। अगर किसी को ऐसा होता है तो उनको मानसिक रूप के विशेषज्ञ के पास ले जाएं इलाज के लिए। लेकिन हम जो सो कॉल्ड आम जनता है, हमें चाहिए कि हम सबका मनोबल बनाए रखें।
चौथी बात, इसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है, उसके बिना जीवन मुश्किल हो जाएगा इस पीरियड में। और आखिरी बात, छोटे या बड़े परिप्रेक्ष्य में, कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट, अपने जीवन का खासकर इस पीरियड का कोई एक लक्ष्य बनाएं, जो अंग्रेजी में कहते हैं सेंस ऑफ पर्पस। तरुण भाई, हम अपने परिवार की मदद कर दें, हम अस्पताल, अगर डॉक्टर हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं तो वहां मदद करें, अगर हम गांव में रह रहे हैं, कस्बे में रह रहे हैं, कोई बुजुर्ग है उनकी मदद कर दें। हम में से हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ छोटा सा निस्वार्थ सेवा या परमार्थ का मौका मिल सकता है, अगर हम चाहें और उसको ढूंढें। और दूसरों की मदद करके जो खुद को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, वो बेस्ट है। एक बार बहुत जगह कह चुका हूं, तरुण, एक बार फिर याद दिलाऊंगा, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी आम जीवन के लिए, वो इस महामारी में मुझे बहुत याद आती है, अमल के लिए, अपने लिए, बाकी के लिए। दो चीजें विवेकानंद जी का कहना था जरूरी है, उम्मीद, होप, दूसरा सेंस ऑफ पर्पस, जीवन के कोई मायने। तो छोटे या बड़े परिपेक्ष में 1-2 साल के लिए या जीवन भर के लिए जीवन का कुछ मायने बना लीजिए, और उसमें बेस्ट हो सकता है अर्थ भाव और निस्वार्थ सेवा और परमार्थ का भाव। तो ये थे प्रोफेसर निमेश जी देसाई, जो कि डायरेक्टर हैं इकबास के, और बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्होंने हमसे साझा की। सर, उम्मीद करेंगे कि आपने काफी लंबे समय बाद समय दिया है, कि आगे आप समय समय पर समय देते रहेंगे और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पंजाब के टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका।